हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 का यहाँ तैयारी करा रहे हैं हम लोग। और चैप्टर चल रहा है बिलियन। बिलियन में ये टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन किया जाएगा। इससे पहले हम लोग टेस्ट नंबर 1 लिए हैं। टेस्ट नंबर 1 में 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डील किया गया। आप लोग जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस बार एक क्वेश्चन आया भी है आपका 2024 एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन था डिफाइन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए बोला गया था और ये आया है 2 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक। इसी प्रकार अब हम लोग आगे भी क्वेश्चन डील करेंगे। हो सकता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आए, ठीक है, एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण की अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु होते हैं। तो सबसे पहले पता करना होगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता है, एक ये ओपन कंटेनर अभी लिया गया है। ये कंटेनर जो है ओपन कंटेनर है और इस ओपन कंटेनर में आपका मॉलिक्यूल्स हम लोग लिए हैं प्योर ए। प्योर ए मतलब आपका शुद्ध द्रव ए लिया गया है। ए क्या होता है? विलायक है। एनसीईआरटी में विलायक को ए माना गया है। ये पूरा का पूरा कंटेनर में इस पात्र में ए के अणु मौजूद हैं, ठीक है। और ये जो अणु होते हैं देखिएगा, इसमें आपका 2 टाइप का अणु। फर्स्ट ये जो ऊपर में, इसको हम लोग बोलते हैं सतहीय अणु, और जो बीच में है इसको बोलते हैं स्थूल अणु। सतहीय अणु जो होते हैं, सतहीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। याद रखिएगा, सतहीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है, तथा इनके अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? कम। आकर्षण बल कम और गतिज ऊर्जा अधिक होता है किसका? सतहीय अणु का। याद रखिएगा। और ये आपका स्थूल अणु है। स्थूल अणु का गतिज ऊर्जा कम होता है और आकर्षण बल, इसके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो क्या होता है? अधिक होता है। और अधिक आकर्षण बल लगने के कारण ये जो अणु है स्थूल अणु, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सतहीय अणु भाग लेते हैं। सतहीय अणु जो है, ये जो ऊपर का जो अणु है इसी को सतहीय अणु बोलते हैं और यही वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। ये जो अणु है ये आसानी से वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है और ये अणु जो है आसानी से द्रवीय अवस्था से, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है गैसीय अवस्था में। और द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। जैसा कि इस क्वेश्चन में देख रहा है, वाष्पीकरण की अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु होते हैं। तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु कौन सा होते हैं? सतहीय अणु। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है सतहीय अणु की गतिज ऊर्जा स्थूल अणु की तुलना में होती है। तो स्थूल अणु की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। थर्ड है खुले पात्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने पर द्रव का आयतन। देखिएगा, अगर आप कंटेनर लिए हैं ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर मतलब आपका खुला पात्र है, और खुला पात्र में अगर आप ए के मॉलिक्यूल्स को रखेंगे, ए के मॉलिक्यूल्स मतलब ए के अणु अगर इसमें उपस्थित है, शुद्ध द्रव ए के अणु इसमें उपस्थित है, जब ये वाष्पीकरण होगा तो ये द्रव जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस, या फिर आप इसको वाष्प भी बोल सकते हैं। ये जो द्रव के अणु है ये गैस में या फिर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर कंटेनर ओपन है तो ये भाई ये है ना, गैस बन करके बाहर निकल जाएगा, जिससे इसका आयतन में क्या आ जाएगा? कमी। तो खुले पात्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने पर द्रव का आयतन क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प के अणु पुनः द्रव की सतह में मिल जाते हैं कहलाते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंटेनर लिया गया है। समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक कंटेनर लिए, एक पात्र लिए है, और ये पात्र जो है आपका बंद पात्र है। ध्यान में रखिएगा, ये आपका बंद पात्र लिया गया है।
कंटेनर बंद है, यहां लिख देते हैं ये बंद पात्र है आपका, और इसमें एक कण मौजूद है। ए मतलब आपका विलायक मौजूद है, वाष्पशील विलायक, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो वाष्प दाब बनाता है उसको वाष्पशील बोलते हैं। पूरा का पूरा इस कंटेनर में, इस बर्तन में एक मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अब होता क्या है, जैसे ही अगर आप इसमें तापमान दीजिएगा तब भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगा, लेकिन उसका दर क्या होगा, अधिक होगा। तापमान नहीं दीजिएगा तब भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया भाई स्वतः होता ही रहता है, कंटिन्यू, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर ये जो अणु है, सतहीय अणु, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लेगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सतहीय अणु भाग लिए। अब होता क्या है कि कंटेनर बंद होने के कारण ये वाष्प बाहर नहीं निकल पाता है ना। आपका जो पात्र है वो बंद है, तो ये गैस जो बना है, जो द्रव से, है ना, ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में या फिर वाष्प में। जो कौन सा प्रक्रिया है, ये वाष्पीकरण। अब ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने के बाद द्रव बदल गया है गैस में, लेकिन ये गैस आपका पात्र से बाहर नहीं जा पा रहा है। तो कुछ समय पात्र ये जो गैस है या फिर ये जो वाष्प है पुनः किस में बदलने लगता है, द्रव में, पुनः वापस द्रव के अणु में परिवर्तित होने लगता है। और द्रव के अणु में परिवर्तित होना किसका, गैस का, गैस के अणु का वापस किस में परिवर्तित होना, द्रव में परिवर्तित होना, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा, वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प के अणु पुनः द्रव की सतह में मिल जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो संघनन कहलाते हैं। इंग्लिश में कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर से देखिएगा, एक कंटेनर था, बंद पात्र था, इसमें एक कण थे, और एक कण का जो सतहीय अणु है, ठीक है, यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन बंद पात्र होने के कारण ये वाष्प बाहर नहीं निकल पाया, अंदर ही घूम रहा था। और देखिए गैस के जो अणु होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, और दूर होने के कारण वो तुरंत है जो है ना ठंडा होना चालू करता है। और ये ठंडा होने तक गैस जो है, ठंडा होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में। और गैस का द्रव के अणु में परिवर्तित होना ही यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विशेष अवस्था जिसमें किसी निश्चित ताप पर वाष्पीकरण की दर संघनन की दर एक समान हो जाती है कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर बात किया जाए, फिर से एक कंटेनर हम बना रहे, फिगर बना करके समझिएगा। एक कंटेनर है आपका, बंद पात्र है, ये फिर से ध्यान में रखिएगा, ये जो कंटेनर है ये आपका बंद पात्र। इसमें आपके विलायक जो है वो ए है, विलायक ए है। इसको हम लोग बोले सतहीय अणु। सतहीय अणु, सतहीय अणु जो है ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा। ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहा। और बंद पात्र होने की वजह से, देखिएगा ये आपका जो पात्र है ये बंद पात्र है। बंद पात्र होने की वजह से वाष्पीकरण के बाद इसमें यह प्रक्रिया स्टार्ट होगा, कौन सा, संघनन का। ये जो प्रक्रिया है ये आपका संघनन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में, प्रारंभिक अवस्था में अगर बात किया जाए, प्रारंभिक अवस्था में तो पहले वाष्पीकरण होता है। प्रारंभिक अवस्था में स्टार्टिंग में पहले वाष्पीकरण होता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात, ठीक है ना, कुछ समय के पश्चात आपका स्टार्ट होता है क्या, कौन सी प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया। संघनन की प्रक्रिया। और एक ऐसा टाइम आता है या फिर एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें वाष्पीकरण की दर जितनी तेज होती है, वाष्पीकरण की दर जितनी अधिक होती है, उतना ही अधिक क्या हो जाता है, संघनन की दर। वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर जिस अवस्था में एक समान हो जाता है, उस अवस्था को हम लोग साम्य अवस्था बोलते हैं। और साम्य अवस्था को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये देखिएगा, ऊपर नीचे से जा रहा है द्रव के कण गैस में बदलकर, तो ये आपका हुआ वाष्पीकरण। और फिर ऊपर से द्रव के वाष्प के कण वापस
गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका क्या है, संघनन। ठीक है, वाष्प के कण वापस द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका प्रक्रिया क्या है, संघनन। तो जिस स्पीड में वाष्पीकरण हो और उसी स्पीड में आपका संघनन हो, या फिर आप बोल सकते हैं हिंदी में, वाष्पीकरण की दर जितनी अधिक है उतना ही दर अधिक हो जाए किसका, संघनन का, तो यह प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, साम्य अवस्था, या फिर यह अवस्था आपका क्या कहलाता है, साम्य अवस्था। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होगा। तो देखिएगा, तापमान बढ़ाइएगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तापमान जो है वाष्पीकरण की दर का क्या होता है, समानुपाती। तो तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पात्र के सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर या पात्र का सतह का क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है। देखिएगा, एक छोटा सा कंटेनर लिए और एक बड़ा सा कंटेनर लिए, यहाँ पर पात्र का क्षेत्र यहाँ कम है, ये पात्र का क्षेत्र कम है, यहाँ पर पात्र का क्षेत्र अधिक है। ठीक है, ये क्षेत्र का बात कर रहे हैं, पात्र का क्षेत्र। अब देखिएगा, अगर वाष्पीकरण की प्रक्रिया इसमें किया जाए तो देखिए, इसमें वाष्पीकरण में 1 के 4 अणु पार्टिसिपेट किए, भाग लिए हैं। यहां पर अगर आप देखा जाए तो 1 के 4 से अधिक कण जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लिए हैं। तो जितना ज्यादा कण वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लेगा, वाष्पीकरण की दर उतना ही अधिक होगी। तो एरिया बढ़ेगा, पात्र का एरिया बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट, अगर द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर। अब देखिए, जैसे आपको एक कंटेनर, 3 कंटेनर लिए, देखिए एक आपका प्योर द्रव है, सिर्फ और सिर्फ किसके कण है, एक है, ये आपका शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव ए। दूसरा कंटेनर में अगर आप हम ले लिए शहद, कंटेनर में क्या लिए, शहद, और ये आपका शहद के कण है, मान लेते हैं ए। तो आपको पता है कि शहद के जो अणु हैं वो एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े, प्रबल मतलब मजबूत आकर्षण बल के द्वारा क्या होंगे, जुड़े। तो जब तक इनके अणुओं के बीच का बंधन टूटेगा नहीं, तब तक ये द्रव से गैस में परिवर्तित नहीं। और अगर आकर्षण बल अधिक है तो इसका तापमान ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें वाष्पीकरण की दर कम होगी। और ए ये जो शुद्ध द्रव है, इसके बीच में जो आकर्षण बल है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, शहद के कंपैरिजन में। इसलिए वाष्पीकरण की अभिक्रिया सबसे अधिक किसमें होगी, शुद्ध द्रव में, फिर किसमें होगी, है ना, शहद में। शहद में भाई वाष्पीकरण की प्रक्रिया इतनी स्लो होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वाष्पीकरण हो भी रहा है या नहीं हो रहा। हो सकता है शहद को वाष्प में बदलने में महीनों या फिर साल भी लग जाए। क्यों? क्योंकि शहद के अणुओं के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, काफी अधिक होता है, जबकि द्रव के अणुओं के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, अगर द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घटेगी। अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घटेगी। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क वायु मिश्रण है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, शुष्क वायु और आर्द्र वायु, 2 प्रकार का वायु है, एक होता है शुष्क वायु और दूसरा होता है आर्द्र वायु। शुष्क वायु जो मिश्रण है वो होता है आपका H2 प्लस क्या, सॉरी, है ना, O2 प्लस क्या, N2। O2 प्लस N2 का मिश्रण है जो शुष्क वायु है, और आर्द्र वायु है O2 प्लस क्या, N2 प्लस H2O। H2O यहाँ वाटर जो है ये जलवाष्प के रूप में मौजूद होता है, ठीक है, वेपर्स के रूप में। तो ये आपका आर्द्र वायु का फार्मूला और ये आपका शुष्क वायु का फार्मूला। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है शुष्क वायु मिश्रण है तो O2 प्लस किसका है, N2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है। देखिएगा, आपको पहले बताया, ये ऊपर जो है पात्र में ये आपका प्रक्रिया हो रहा था क्या, संघनन का, और नीचे जो है ना, शुद्ध विलायक जो है ये आपका प्रक्रिया में भाग ले रहा है, ये क्या, वाष्पीकरण का।
और एक टाइम आता, ये प्रक्रिया जो है ये वाष्पीकरण का है, और एक टाइम आता है जब वाष्पीकरण की दर बराबर हो जाता है किसके, संघनन की दर को, और इस अवस्था को आप क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। अब बात होता है कि कंटेनर क्या है, बंद है। कंटेनर क्या है, बंद, बंद पात्र है आपका, और बंद पात्र में आपका जो गैस के अणु है, या फिर आप बोल सकते हैं वाष्प के अणु है, वो तो बाहर जाएंगे नहीं, तो वाष्प के अणु जो है वो आपका द्रव के ऊपरी सतह, जिसको आप बोलते हैं सतहीय अणु, द्रव के ऊपरी सतह पर क्या डालते हैं, दाब डालते हैं, और वाष्प के द्वारा द्रव के ऊपरी सतह पर डाला गया दाब को आप क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो की पॉइंट है वो साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में, ठीक है, साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। ठीक है, की पॉइंट है आपका साम्य अवस्था होना चाहिए, कंटेनर बंद होना चाहिए, पहले वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद संघनन की प्रक्रिया होती है, और फिर वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर क्या हो जाती है, एक समान, और इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। और साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रव के ऊपरी सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प दाब हमेशा निर्भर करता है, तो वाष्प दाब निर्भर करता है तापमान पे और द्रव की प्रकृति पे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही है। देखिए तापमान बढ़ाइएगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा ना वाष्प दाब भी बढ़ेगा। और द्रव की प्रकृति अभी जस्ट बताए, अगर द्रव शुद्ध जल लीजिएगा तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगा, और वाष्पीकरण की दर होगा अधिक तो वाष्प दाब भी अधिक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवाष्पशील पदार्थ के वाष्प दाब का मान क्या होता है। देखिएगा आपको पहले बताते हैं, जो आपका विलयन में पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है, देखिएगा विलयन में दो पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलयन में दो ही पदार्थ मिलकर के विलयन का निर्माण करता है, एक होता है विलेय और दूसरा विलायक। विलेय को बी से सूचित करते हैं, विलायक को ए से। ठीक है, आपका विलायक जनरली कौन सा अवस्था में होता है, द्रव, और द्रव का प्रकृति है या फिर प्रवृत्ति है कि ये क्या करेगा, वाष्प बनाएगा, इसलिए द्रव हमेशा क्या रहेगा, वाष्पशील। अब बात है कि आप विलायक में जो मिला रहे हैं उसको विलेय कहते हैं, और विलायक में आप दो पदार्थ मिला सकते हैं, ठीक है, या तो आप वाष्पशील पदार्थ मिला सकते हैं या अवाष्पशील। विलायक में आप दो पदार्थ मिलाते हैं, एक वाष्पशील पदार्थ और दूसरा अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस, और वाष्पशील पदार्थ सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव। अगर वाष्पशील होगा तो ये वाष्प दाब भी बनाएगा। जैसे अगर आप कंटेनर लिए हैं और इसमें जो पदार्थ है वो वाष्पशील है, वाष्पशील मतलब वाष्प बनाना है, तो ये वाष्प जब बनाएगा और कंटेनर बंद रहेगा तो अंदर दाब बनेगा, और अंदर जो दाब बन रहा है उसको आप क्या बोलिएगा, वाष्प दाब। और जो वाष्प दाब बना रहा है उसका वाष्प दाब का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक कंटेनर लिए हैं और उसमें अवाष्पशील पदार्थ है, कौन सा, अवाष्पशील, जो वाष्प नहीं बनाता है, तो वाष्प बनाएगा ही नहीं, तो उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। जो वाष्प नहीं बना रहा है वो क्या कहलाता है, अवाष्पशील, और अवाष्पशील का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर। तो वही बोल रहा है अवाष्पशील पदार्थ के वाष्प दाब का मान होता है किसके बराबर, तो जीरो के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक के साथ मिलाया जाता है तो विलयन का कुल वाष्प दाब का मान होता है। सबसे पहले हम बता रहे हैं, दो कंटेनर लिए हैं, एक है ए जो विलायक का है, ए मतलब क्या, विलायक, इसमें हम लिख देते हैं ये शुद्ध क्या है, विलायक। दूसरा कंटेनर आपका लिया गया है बी का, ये भी क्लोज कंटेनर है बी, इसमें सिर्फ और सिर्फ बी के है,
इसको लिखे शुद्ध विलेय। ये भी वाष्पशील है और शुद्ध विलायक भी क्या है, वाष्पशील है। तो ये भी वाष्प दाब बना रहा होगा और ये भी क्या बना रहा होगा, वाष्प दाब। इसके वाष्प दाब जो B के कारण, जो सिर्फ और सिर्फ B के अणु के कारण वाष्प दाब बन रहा, उसको हम लोग शुद्ध वाष्प दाब क्या बोलेंगे, B। और जो A के कारण बन रहा उसके शुद्ध वाष्प दाब को क्या बोलेंगे, P नॉट A। शुद्ध वाष्प दाब A और शुद्ध वाष्प दाब B को P नॉट P से। अब दोनों को मिला करके आप बनाए हैं विलयन। दोनों को मिला करके आप क्या बनाए, विलयन। विलयन में A के भी कण मौजूद हैं और दूसरा किसका मौजूद है, B का भी। A का भी कण मौजूद है और B का भी। यहां आपका एक कंटेनर लिए जिसमें आप विलयन बनाए। विलयन में आपका A का कण मौजूद है, B का, A का भी और B का। ये कंटेनर बंद है, बंद पात्र है, A और B। इसमें देखिएगा A भी वाष्पशील है तो A भी वाष्प बनाएगा, B भी वाष्प बनाएगा, A भी बनाएगा और B भी बनाएगा। तो इस विलयन का जो कुल वाष्प दाब है, जिसको सूचित करते हैं किससे, PT से, उस कुल वाष्प दाब में A का भी योगदान है और किसका भी योगदान है, B का। ये जो कंटेनर बना है इसमें जो कुल वाष्प दाब बना है वो A के कारण भी बना और B के कारण भी, A के कारण भी और B के कारण। इसलिए इसको लिखे PT बराबर क्या, PA प्लस क्या, PB। तो दोनों वाष्पशील था, दोनों वाष्प बनाया, ठीक है। दोनों के कारण वाष्प दाब बना और दोनों के कारण वाष्प दाब बना है, इसलिए PT बराबर क्या होगा, PA प्लस क्या, PB। तो क्वेश्चन भी यही है, जब किसी वाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक के साथ मिलाया जाता है तो विलयन का कुल वाष्प दाब का मान होता है, तो किसके बराबर होता है, PT बराबर होता है PA प्लस क्या, PB। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्ट के नियमानुसार किसी वाष्पशील अवयव, रॉल्ट्स के नियम के अनुसार किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है। तो रॉल्ट्स बताया है, ठीक है, कि आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, सुनिएगा, रॉल्ट्स बताया आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है किसके, मोल अंश के। रॉल्ट्स के नियम के अनुसार, रॉल्ट्स के नियम के अनुसार होता है क्या, कि आंशिक वाष्प दाब जिसको सूचित करते हैं आप किससे, P से। अगर आंशिक वाष्प दाब A का बात करें तो PA होगा और आंशिक वाष्प दाब B का बात करें तो PB होगा। बोला आंशिक वाष्प दाब जो है वो समानुपाती होता है उसके मोल अंश का। तो A का आंशिक वाष्प दाब जो है समानुपाती होगा XA का और B का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होगा XB का। ये आपका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्ट के नियमानुसार वाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक का कुल वाष्प दाब का मान होता है। तो रॉल्ट्स के नियम के अनुसार, पहले बताइएगा, डाल्टन्स के नियम के अनुसार होता है PT इक्वल टू PA प्लस PB। अभी जस्ट बताए दोनों वाष्पशील है तो कुल वाष्प दाब में A का भी योगदान और किसका भी, B का। अब आते हैं रॉल्ट्स, ठीक है ना। रॉल्ट्स नामक वैज्ञानिक जो है वो आंशिक वाष्प दाब के लिए एक नियम दिया, ठीक है, उसी को हम लोग रॉल्ट्स का नियम बोलते हैं। और रॉल्ट्स के नियम के अनुसार आंशिक वाष्प दाब जिसका भी निकालना है, A का या फिर किसका, B का, जिसका भी आंशिक दाब निकालना, उसके शुद्ध वाष्प दाब को उसके मोल अंश से गुना कीजिए, ठीक है। तो इसका शुद्ध वाष्प दाब क्यों, P का निकालना है तो P का शुद्ध वाष्प दाब को डिनोट किए किससे, P नॉट B से, और इसके मोल अंश को XB से। ठीक इसी प्रकार से A का आंशिक वाष्प दाब निकालना है, A का आंशिक वाष्प दाब का मान होगा P नॉट A इंटू XA। ये किसके अनुसार है, रॉल्ट्स के अनुसार, ठीक है, रॉल्ट्स के अनुसार, रॉल्ट्स के नियमानुसार, है ना, रॉल्ट्स के नियमानुसार आंशिक वाष्प दाब बराबर होता है ना, जिस अवयव का आंशिक वाष्प दाब निकालना होता है उस अवयव के शुद्ध वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल का, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, PT इजिकल टू PA के जगह पे आप लिख सकते हैं P नॉट A XA और PB के जगह पे लिख सकते हैं P नॉट B XB। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जब अवाष्पशील विलेय का विलयन बनाया जाता है तो विलयन का कुल वाष्प दाब का मान होता है। तो देखिएगा विलयन का कुल वाष्प दाब का मान होता है PT इजिकल टू PA प्लस क्या, PB।
है ना। पीए क्या है, वाष्पशील। क्वेश्चन के अनुसार पीए है जो वाष्पशील है, लेकिन पीबी जो है वो क्या है, अवाष्पशील। अवाष्पशील मतलब ये वाष्प दाब नहीं बनाता है, वाष्प है ना, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जब भाग नहीं लेता उसका वाष्प दाब का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि पीटी बराबर पीए से भाग ले रहा है वाष्पीकरण का प्रक्रिया में, पीबी का वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो पीटी बराबर क्या होगा, पीए। यहाँ कुल वाष्प दाब सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ए पे, ना कि बी पे। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सभी विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पेरोल्ट के नियम का पालन करते हैं कहलाते हैं आदर्श विलयन। देखिएगा, विलयन जो है, रॉल्ट के नियम के अनुसार विलयन को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका आदर्श विलयन, दूसरा है अनादर्श विलयन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। तो आदर्श विलयन में होता क्या है, जो रॉल्ट्स के नियम का क्या करे, पालन, रॉल्ट्स के नियम का क्या करे, पालन करता है, वो आदर्श विलयन कहलाता है। और जो रॉल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है, नियम का पालन नहीं करता है, वो अनादर्श विलयन। कुछ लोग सोच रहे हैं रॉल्ट्स का नियम क्या, रॉल्ट्स का नियम क्या था, ये विलयन का आंशिक वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, तो पीटी इजिकल टू पीए प्लस क्या था, पीबी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ। और रॉल्ट्स लॉ आंशिक वाष्प दाब के लिए नियम जो दिया, पीटी इजिकल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या, पी नॉट बी एक्स बी। अगर कुल वाष्प दाब का वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर आ रहा है तो रॉल्ट्स के नियम का पालन करता है, और अगर नहीं आ रहा है तो ये रॉल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब पी टी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या, पी नॉट बी एक्स बी। अगर ये आ गया तो ये क्या है, अनादर्श विलयन। और अगर पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी आया तो ये कौन सा है, आदर्श विलयन। दो प्रकार का विलयन है, एक आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। जो रॉल्ट्स के नियम का पालन कर दे वो आदर्श, जो रॉल्ट्स के नियम का पालन ना करे वो अनादर्श। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आदर्श विलयन की है। देखिएगा, आदर्श विलयन में हुआ क्या कि एक कंटेनर आपका विलायक का है, ए का, और एक कंटेनर मान लेते आपका किसका है, बी का, जिसको बिले बोल रहे हैं, बी का। ठीक है, और ए के कारण कुछ वाष्प दाब बनता है जिसको आप पी नॉट ए बोलते हैं, बी के कारण वाष्प दाब जो बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, पी नॉट पी। दोनों को मिला दिए और बनाए क्या, विलयन। ठीक है, दोनों को मिलाएं और बनाए क्या, विलयन, जिसमें ए के भी कण मौजूद है और बी के भी कण मौजूद है, ए के भी और बी के भी। ठीक है, ए के भी कण वाष्पीकरण में भाग ले रहा है और बी का भी कण वाष्पीकरण के प्रक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। ये क्लोज कंटेनर था, बंद पात्र है यहाँ पर, ये भी आपका बंद पात्र है, ये भी बंद पात्र, सारा बंद पात्र है, वाष्पीकरण का प्रक्रिया करवा रहे हैं, है ना, और वाष्प दाब निकाल। यहाँ पर अब देखिएगा कंडीशन क्या है, अगर ए का आयतन V1 मानते हैं, ये अगर 200 ml है, और V2 जो है, ये बी का आयतन जो है ये अगर 100 ml है, और आपका जो विलयन का आयतन ए और बी को मिलाने पर विलयन का आयतन बराबर हो जाए V1 प्लस किसके, V2 का, मतलब 300 हो जाए, कितना मिला करके, 200 प्लस कितना, 100। तो आप बताइए ये दोनों में अंतर कितना का, 0 का। तो अगर अंतर 0 है तब ये क्या है, आदर्श विलयन का शर्त है। दोनों में ऊर्जा का परिवर्तन जो है वो भी 0 हो जाए तब भी आदर्श विलयन है, और दोनों का वाष्प दाब का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब भी वो कौन सा है, आदर्श विलयन। देखिए Pt इजिकल टू होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या, पी नॉट बी एक्स बी। ये आपका कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब का मान जो है वो बराबर हो जाए,
आंशिक वाष्प दाब के मान के बराबर, मतलब ए जितना वाष्प दाब बना रहा है और बी जितना वाष्प दाब बना रहा है, वो दोनों अगर आप कैलकुलेट करें तो वो दोनों का मान बराबर हो कुल वाष्प दाब के। तो समझ जाइए रॉल्स के नियम का क्या कर रहा है, पालन। तो भाई ये तीन शर्त है, तीनों का तीनों शर्त होना चाहिए, पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी होना चाहिए, डेल्टा बी का वैल्यू 0 के बराबर और डेल्टा एच का वैल्यू भी 0 के बराबर। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सब आदर्श विलयन की निम्नलिखित में से आप बोल सकते हैं टोटल 4 शर्त है। पहला जो है वो आपका रॉल्स के नियम का क्या करे, पालन करे, है ना, रॉल्स के नियम का क्या करना है, पालन करना है। दूसरा पीटी इजिकल टू पीए प्लस पीबी हो, डेल्टा बी इजिकल टू 0 हो और डेल्टा एच इजिकल टू 0 हो। ये आपका पहचान है आदर्श विलयन का। नेक्स्ट है आदर्श विलयन के उदाहरण। आदर्श विलयन का उदाहरण ये देखिए, ये आपका है क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, ये मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल, ये बेंजीन और ये टॉलिन। तो ये तीनों का तीनों है आदर्श विलयन का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। वे सभी विलयन जो किसी ताप या सांद्रता पर रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अभी जस्ट बताया, उसको कौन सा विलयन बोलते हैं, अनादर्श विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन, ठीक है देखिएगा, धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन या फिर धनात्मक तथा ऋणात्मक विलयन, इसको लिख सकते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन उदाहरण है तो अनादर्श विलयन का। देखिए अब बात होता है कि धनात्मक क्या है, ऋणात्मक क्या है। अगर कोई विलायक और विलेय को मिला करके आप बनाए क्या, विलयन, ए और बी को मिला करके आप बनाए विलयन, यहां पर भी ए को और बी को मिला करके आप बनाए क्या, विलयन। अगर विलयन का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे में अगर यहां आप लिए ए है 100 ml और बी है 50 ml और आपका विलयन जो है 150 के जगह 155 आ जाए, 155 ml 155 ml आ जाए, तो ये जो आपका विलयन बना वो कौन सा है, धनात्मक विलयन या फिर धनात्मक विचलन वाले विलयन। विचलन बोलते हैं, विचलन मतलब होता है क्या कि जो रियल आंसर आना चाहिए था उस आंसर से वो भटक गया, अपना रास्ता को चेंज किया, परिवर्तित कर लिया। है ना, जितना आना चाहिए था, जनरली आना चाहिए था 100 प्लस 50 इक्वल टू 150, लेकिन 150 की जगह है ना उससे या तो ज्यादा आ रहा है या तो उससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब वो अपना है ना पाथ जो है भटक गया है, विचलन हो गया। विचलन मतलब भटकाव हो गया। तो धन अगर भटक करके ज्यादा हो गया तो धनात्मक विचलन, और अगर आप 100 प्लस 50 लिए और आपका विलयन जो है 150 की जगह 140 ml आया तो ये आपका ऋणात्मक विचलन है। तो दो प्रकार का विचलन होता है, एक धनात्मक विचलन और दूसरा ऋणात्मक विचलन। इसका रीजन होता है, ठीक है ना, अणुओं के बीच में आकर्षण, लगने वाले आकर्षण बल के कारण धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन बनाते हैं विलयन, ठीक है, लेकिन वो अभी टॉपिक है, उसको डिस्कशन करेंगे बाद में। नेक्स्ट, वैसे विलयन जिनमें विलेय तथा विलायक को मिलाने पर विलयन का आयतन बढ़ जाता है, अभी जस्ट बताएं, देखिएगा विलेय तथा विलायक को मिलाएं और आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। 100 प्लस 50 मिलाने पर 155 हो गया, तो ये धनात्मक विचलन होता है। तो यहां पर होगा धनात्मक विचलन वाले विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विलेय की मोल संख्या, देखिएगा विलेय की, ये क्वेश्चन आता है बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलेय की मोल संख्या को किससे सूचित कर रहा है, एन से, और विलायक की मोल संख्या को सूचित किया एन से। तो आपसे बोला है विलेय के मोल अंश, तो मोल अंश को सूचित करते हैं एक्स से, है ना, और विलेय को सूचित करते हैं बी से। तो विलेय का मोल अंश, तो आपको पता है जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स विलेय का मोल संख्या को सूचित किया स्मॉल एन से, और पूरा का पूरा विलयन में जो भी अपघट्ट है या विलेय और विलायक, ये दोनों के मोल संख्या को कहां लिखते हैं, नीचे। तो n प्लस क्या होगा, n। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। ये जो C6H5CH3 है ये आपका टॉलीन है। C6H5NH2 ये क्या है, एनिलीन है। C6H5OH क्या है, फिनॉल है। ठीक है, ये तीनों बेंजीन का व्युत्पन्न है। ठीक है ना, मतलब बेंजीन से ही बनने वाले पदार्थ। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है बेंजीन में और 6 कार्बन। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का, ये बेंजीन है। और अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर, एक मिनट और अच्छा से बना दें। यहां पर बेंजीन के स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन को हटा दिए। ठीक है, तो C6H6 की जगह पर अब हो जाएगा C6H5 और एक कार्बन लगा दिया जाए और कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ लगेगा। ठीक है, तो ये बनाएगा आपका क्या, टॉलीन। और यही अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा करके OH लगा देंगे तो ये बनाएगा क्या, फिनॉल। और बेंजीन के स्ट्रक्चर में अगर आप एक हाइड्रोजन हटा करके अमाइन लगा दे तो ये बन जाएगा क्या, एनिलीन। यही है, तो बेंजीन का सूत्र पूछ रहा था, बेंजीन का बता दें। बोला है शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब का मान में क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं फिगर बना करके। आपको एक कंटेनर दिया गया है, बंद पात्र दिया गया है, इसमें शुद्ध वाष्पशील विलायक है। मान लेते हैं विलायक के 4 अणु। ये शुद्ध द्रव है जो वाष्पशील है। शुद्ध द्रव जो है वो क्या है, वाष्पशील। और आपको समझने के लिए, बस है ना, समझने के लिए हम बना रहे हैं कि मान लेते हैं एक अणु टोटल वाष्प, एक अणु वाष्प दाब बना रहे हैं 10, तो टोटल 4 अणु भाग ले रहे हैं। तो मान लेते हैं यहां पर जो वाष्प दाब बना 40 mm ऑफ Hg बना, मान रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये जो शुद्ध विलायक था, ठीक है ना, शुद्ध द्रव मतलब क्या, विलायक जो है ये, इसका वाष्प दाब अभी है 40 mm ऑफ Hg। इसमें एक पदार्थ मिलाया गया है जो अवाष्पशील है। जो क्या है, अवाष्पशील। अवाष्पशील विलेय है। विलेय को सूचित करते हैं किससे, बी से। विलेय को किसे सूचित करते हैं, बी से। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ बी मिला है। जैसा ही ए और बी आपस में मिलेगा तो ये बनाएगा विलयन। क्या बनाएगा, विलयन। विलयन में अब सतहीय अणु में ए के भी कण मौजूद रहेंगे और बी के भी, ए के भी और किसके भी, बी के भी। लेकिन देखिएगा ऊपर यहां भी 4 अणु है, ऊपर सतही अणु यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ 4 में सिर्फ और सिर्फ ए के अणु मौजूद थे, यहाँ पर ए के भी है और बी के। और आपको पता है बी है जो अवाष्पशील है, ये वाष्प नहीं बनाएगा। बी जो वाष्पशील नहीं है तो ये वाष्प नहीं बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाष्प बनेगा किसके कारण, ए के कारण। तो यहाँ पर ए के कितने अणु भाग लिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया में, 2। और आपको पता है एक अणु के द्वारा 10 mm ऑफ Hg बनता है, तो 2 अणु के कारण जो यहाँ पर वाष्प दाब बनेगा, जिसको आप Pt बोलते हैं, है ना, Pt बराबर होता है Pa प्लस क्या, Pb। और Pt इजिकल टू Pa होगा और Pb का वैल्यू किसके बराबर, 0। और Pt इजिकल टू क्या होगा, Pa। आप बताइए ए के कितने अणु भाग लिए, 2। यहाँ पर जो टोटल वाष्प दाब होगा वो मान लेते हैं कितना हो रहा है, 20 mm ऑफ Hg। तो शुद्ध विलायक में 40 था, विलयन बनाने पर 20 हो गया है, तो वाष्प दाब में क्या हो गया, कमी। तो यही है कि अगर आप शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी। और जो वाष्प दाब में कमी हो रहा है
उसको आप बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का क्या? अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन है, बताइएगा। शुद्ध वाष्प दाब को सूचित करते हैं किससे? पी नॉट ए से। तो शुद्ध वाष्प दाब को पी नॉट ए से, और विलयन का वाष्प दाब क्या है? पीटी, और पीटी इज इक्वल टू क्या है? पी ए। तो आप पीटी लिखिए या फिर क्या लिखिए? पी ए। ये दोनों के बीच का जो अंतर है वही है वाष्प दाब का अवनमन। तो फिर देखिएगा, शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी। पहले 40 था, 20 हो गया। लास्ट क्वेश्चन। वैसे विलयन जिनमें विलेय तथा विलायक को मिलाने पर विलयन के कुल वाष्प दाब का मान आंशिक वाष्प दाब के मान से अधिक हो जाता है। ठीक है, एक आप विलयन बनाए हैं जिसमें ए का भी कण है और बी का भी है, ए का भी है और बी का, और इसका जो कुल वाष्प दाब है इसका मान ज्यादा हो गया है इसके आंशिक वाष्प दाब के मान से। तो ये जो आपका है ना, जो कंडीशन है ये आपका धनात्मक विचलन का है। यहाँ पर इसमें टिक लगाएंगे किसका? धनात्मक विचलन का। अगर वाष्प दाब बराबर हो जाता ए और बी का तब ये आदर्श विलयन है। अगर वाष्प दाब बराबर नहीं होता ए और बी के तो ये कौन सा था? अनादर्श विलयन है। और अनादर्श विलयन में दो प्रकार का, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक में पीटी का मान ज्यादा हो जाएगा किससे? पीए प्लस पीबी से। और ऋणात्मक में आपका क्या होगा कि पीटी का मान कम हो जाएगा किससे? ए प्लस पीए प्लस पीबी से। ध्यान रखिएगा यहां पर, है ना। आप 3 स्टेप बताएं, देखिएगा। पीटी इजिकल टू आपका, एक मिनट, पीटी इजिकल टू पीए प्लस पीबी हो जाए तो ये आदर्श है। पीटी इजिकल टू पीए प्लस क्या हो जाए? पीबी हो जाए तो ये आदर्श है। अगर पीटी इज नॉट इक्वल टू पीए प्लस क्या हो जाए? पीबी, तो ये अनादर्श है। और अनादर्श में दो प्रकार का, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक में पीटी का मान ज्यादा हो जाएगा और ऋणात्मक में पीटी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा किससे? आंशिक वाष्प दाब से। तो ये आपका क्वेश्चन था, है ना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इससे पहले भी आपको कवर कराए। और जो भी डॉट होगा उसका हम ये क्या बोलते हैं, टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कुछ टॉपिक है जिसको डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग डील करेंगे वाष्प दाब के बारे में और, है ना, रॉल्स के नियम के बारे में। रॉल्स का नियम आपका वाष्पशील के लिए और अवाष्पशील के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।